हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस क्लासेस के माध्यम से मैंने 10th क्लास के साइंस को स्टार्ट कर रखा है, जिसे हम एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने हमारे पास में रिएक्शन को, टाइप ऑफ रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया था। उनमें से हमने 2 रिएक्शन को पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और कौन सी को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ लिया था, और हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। दूसरा आज हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो थ्योरेटिकल भाषा में लिखवाता हूँ उसे ना लिखवा करके मैं आपको ओरली बोल दूंगा। ठीक है, और जिन्हें नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, मैं नोट्स आपको, रिटर्न नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7900352837। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप सभी को रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस नंबर को। हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, आज हमारे पास में टॉपिक के साथ में डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास में टॉपिक? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 रिएक्शन को मैंने पहले, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे हैं हमारे पास में। अभिक्रिया के प्रकार में से मैंने स्टार्टिंग की 2 रिएक्शन को डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमारे पास में कौन सी कॉम्बिनेशन और दूसरे हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हमारे पास में रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। क्या रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है वो आप सभी को मैं अभी बताता हूँ। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होती है विस्थापन अभिक्रिया? जिसमें हमारे पास में एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कोई प्ले, हमारे पास में एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है, इसमें जो कुछ बच्चे हैं जो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बड़ा व्यक्ति आ करके, जो कि इनसे अधिक स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, और अधिक क्रियाशील भी है। अब वो क्या करेगा? इन दोनों व्यक्ति को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। क्यों हटाया? क्योंकि ये इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है? स्ट्रॉन्ग भी है और अधिक एक्टिव भी है। ठीक है, अब इसने इन्हें रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि ये क्या है? अधिक एक्टिव है, दूसरा अधिक क्या होगा? एक तो स्ट्रॉन्ग है। भाई सिंपल सी बात है कि इसे देखने के बाद में जब इन्हें एक बार बोलेगा कि यहाँ से रिप्लेस हो जाओ, यहाँ से हट जाओ, तो ये अपने आप ही हट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ तो केवल स्ट्रॉन्गनेस काम आई, वहाँ पे काम आएगी एक्टिवनेस, यानी कि जो क्रियाशील होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा। क्रियाशील का मतलब है कि जो अधिक, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है, अधिक क्रिया करेगा एक तत्व से दूसरे तत्व के साथ में, जो अधिक, एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन कर पाएगा। तो उस प्रकार से वहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देगा, यानी कि वहाँ से हटा देगा। तो समझते हैं इसे रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए हमारे पास में उदाहरण फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल, जब हमारे पास में आयरन क्या है? सॉलिड। इसकी जो भौतिक अवस्था है उसके साथ साथ में लिखते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है प्योरिफिकेशन दिखाई दे सके हमारे पास में, क्योंकि इसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है, जब हमारे पास में आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है,
हमारा जो आयरन होता है, यानी कि जो हमारे पास में Fe है वो आयरन है, वो कॉपर सल्फेट के कंपैरिजन में अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में आयरन है वो सल्फेट यानी कॉपर के अकॉर्डिंग अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसीलिए क्या करेगा, वो यहाँ से कॉपर को कहेगा कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ से निकल लीजिए। अब जो हमारे पास में आयरन है वो रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ में। क्यों किया? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे आयरन किसके साथ में आ जाएगा, आयरन हमारे पास में आ जाएगा सल्फेट के साथ में। ठीक है, दूसरा कॉपर बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसे थ्योरी की भाषा में थोड़ा सा लिख भी सकते हो कि जब हम आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें जो प्राप्त होता है हमारे पास में आयरन सल्फेट व कॉपर। ठीक है, दूसरा यदि जिंक की अभिक्रिया Zn जिंक की अभिक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं, जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर को कहेगा कि भाई ऐसा कर ले, तो यहाँ से निकल ले। ठीक है, तो कॉपर यहाँ से निकल जाएगा और जिंक इसके साथ में जाकर के अभिक्रिया कर लेगा और ये यहाँ से बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर बेचारा निकल जाएगा। सॉरी, कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। Pb ये होता है हमारे पास में लेड। ठीक है, ये रिएक्शन जब हम लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ में कराते हैं CuCl2 के साथ में, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या कहेगा, लेड अधिक क्रियाशील होने के कारण, लेड काफ़ी अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, इसे कहेगा कि भाई आप ऐसा करो, यहाँ से निकल लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, इनकी प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से बन जाएगा लेड क्लोराइड Cl2 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। जहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ताकि मैं आप सभी के डाउट्स को ले सकूं। यहाँ तक आप सभी से नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए इसे रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारे पास में, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा वो डबल होगा। क्या होगा, डबल, एक का ना होकर के डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे जो अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होंगी कि आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है थोड़ा सा डीपली मैं थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है, जो हमारी कुछ कक्षाएं होती है, जैसे हमारे पास में सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 11 होता है। इसकी जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं 2+ यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की 1+ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है। वो वहाँ से निकालने के कारण कि वो जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में आयनिक अभिक्रिया करते हैं, और जब आयनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनमें आयनिक बंध बनते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हम डिस्कस करते हैं अपने इस रिएक्शन को। देखिए, जब इसमें क्या होगा, जब हमारे पास में सोडियम सल्फेट, ठीक है, जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन Na2SO4 की रिएक्शन जब रिएक्शन कराते हैं हम
बेरियम क्लोराइड के साथ में BaCl2 के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो मैंने आप सभी को बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास में रिएक्शन जो होंगी, वो जो हमारे पास में जो तत्व होंगे, जो हमारे पास मेटल है, वो एक दूसरे का जो अपना पोजीशन होंगे वो चेंज करेंगे एक दूसरे के साथ में। क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में जो पोजीशन होगी वो चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए जैसे कि भाई 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 व्यक्ति हैं, वहाँ भी 4 व्यक्ति हैं, मान लीजिए इसकी इसके साथ में नहीं बनती है, ठीक है, और इसकी इसके साथ में नहीं बनती है, तो ये क्या काम करेगा कि भाई सिंपल सी बात है, इसकी जिसके साथ में नहीं बनेगी वो वहाँ से निकल लेगा, कहेगा कि मैं तो भाई इसके साथ में रहने वाला हूँ अब, ठीक है, कि मैं तो इसके साथ में रहने वाला हूँ। अब इसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, रह ले भाई, इसने कहा कि मैं इसके साथ में रहने वाला हूँ। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अभी आप केवल यहाँ इतना समझ लिए, और जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास में जब आयनिक अभिक्रियाएँ आएंगी मैं उन्हें जा करके और डीपली तरीके से डिस्कस करूँगा, ठीक है। केवल आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में बेरियम चला जाएगा इसके साथ में, और हमारे पास में जो Na है वो Cl के साथ में बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि देखिए इसने भी अपना स्थान चेंज कर लिया, इसके साथ में निकल गया, और इसने भी अपना स्थान इसलिए इसके सल्फेट के साथ में निकल के बेरियम जो है हमारे पास में सल्फेट के साथ में निकल गया, और जो Na है वो Cl के साथ में निकल गया। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पे इसका नाम क्यों किया, इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी, वो जो हमारे पास में तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ से जो हमारे पास में रिएक्शन प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, Na आप सभी को पता है प्लस 2NaCl। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समीकरण बैलेंस है? नहीं बैलेंस है तो आप सभी एक बार देख सकते हैं। देखिए ज़रा Na हमारे पास में कितने, यहाँ पर 2, Na हमारे पास में कितने, इधर 2, ठीक है। SO4 Ba कितना हमारे पास में 1, और इधर भी हमारे पास में 1, यानी कि जो हमारी समीकरण है वो बराबर है। आप इसे थ्योरेटिकल भाषा में थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल भाषा और अपनी समीकरण यानी कि रासायनिक इक्वेशन को देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब हम इसे लिख भी देते हैं अपनी भाषा में। जैसे कि हमारे पास में ये क्या है कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारे पास में बेरियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता सकता है और इसे नोट डाउन कर सकता है। और चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए उपचयन और अपचयन। देखिए इसमें क्या होगा, जब हमारे पास में सिंपल सा है कि जब हमारे पास में ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी, ठीक है, और जहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होगा यानी कि कमी हो रही होगी वहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। सिंपल, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं कि जब अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन, और दूसरी जब हमारे पास में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होता है तो उसमें अपचयन। अंडरस्टैंड? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें हमारे पास में रिएक्शन के रूप में हम इसे लिखते हैं तो जब हमारे पास में क्या होगा, कॉपर की अभिक्रिया, एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसका, थ्योरेटिकल भाषा मैंने आपको बता दिया। कॉपर की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, जब कॉपर की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है,
CuO। अब इस क्या ये बैलेंस है समीकरण हमारे पास में? नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एक तो हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। CuO की अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं, और ये हमसे हीट कराएंगे, सॉरी ये बता देता हूँ, हीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, यानी कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास में, इसमें क्या है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि, तो इसलिए हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉपर प्लस H2O, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन हमारे पास में बाहर निकल गया जल के साथ में, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए एक बात और, इस रिएक्शन में क्या हुआ जरा देखिए, इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रखी हैं। कैसे? देखिए जरा, मैंने आपको क्या कहा था, जब हमारे पास में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन का जब हमारे पास में ह्रास होगा तो वहाँ पे हमारे पास में अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में, उसमें हमारे पास में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो चलिए वो क्या हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ में होती हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, जब हमारे पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अंडरस्टैंड? यानी कि वहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी और ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा होगा, और जब ये दोनों एक साथ में होते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास में ये दोनों रिएक्शंस एक साथ में होती हैं, यानी कि जब भी हमारे पास में दोनों रिएक्शंस एक साथ में होंगी तो क्या होगा हमारे पास में, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नहीं रिडक्शन, ये हमारे पास में क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। और दूसरी बात, आप अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, क्या हो रही है, वृद्धि, तो ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास में क्या है, रिडक्शन, ये क्या है हमारे पास में, रिडक्शन। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ में होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, यहाँ तक लगभग आप सभी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है उसे देख लूँगा, उसे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ तक के जितने भी हमारे पास में इस चैप्टर थे आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। इसमें लास्ट में थियोरेटिकल पोर्शन बचता है आपके में, जैसे संचरण हो गया हमारे पास में। संचरण आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया था, संचरण अगर नहीं समझ में आया तो तब भी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, ये मान लीजिए वातावरण की वायुमंडल है, बादल है, ये बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और हमारे पास में एक लोहे की छड़ नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही ये छड़ वायु यानी कि एयर के व पानी के संपर्क में यानी कि जल के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो इसके ऊपर एक पतली परत आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जंग के यानी कि संक्षारण के रूप में जानते हैं। वो कैसे होती है आप सभी को पता है कि जब ये पानी और वायु के साथ में, वायु के संपर्क में आता है तो उसके साथ में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद में इसके ऊपर एक पतली परत, एक लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम संक्षारण के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसमें आप वो लिख भी सकते हो, इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। और दूसरा, आप इसके उपचार के लिए यानी कि इसके बचाव के लिए आप पेंट वगैरह कर सकते हो, ताकि
क्या होगा, जिससे इसके साथ में जो रिएक्शन कर रहा है वायु के साथ में, वो रिएक्शन को रोक सके। अंडरस्टैंड। यहाँ तक कि आप सभी के टॉपिक में है, जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास में टॉपिक है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो टॉपिक अगर बचेगा मैं फिर भी और दूसरा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और आप सभी को अगर अच्छा लगे और तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को, और हाँ नोटिफिकेशन के लिए आप सभी को बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप सभी को वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। वैसे तो मैं आप सभी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप सभी को नोट्स के लिए मैंने आप सभी को बोल दिया है, अगर आप सभी को चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप सभी के कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको कोई भी अगर डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट लूँगा और आप सभी के डाउट भी, ठीक है। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।